Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day for 7th of June. Now, the first topic is that Iran and Saudi Arabia are restoring diplomatic ties. This topic was covered in the All India Radio and it is relevant for Journal Studies paper to International. Now, these two countries have decided to restore their diplomatic ties after a 7-year rift. In fact, इस साल मार्च मंथ में ईरान एंड सऊदी अरेबिया ने डिसाइड करा था टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज आफ्टर अ चाइनीज ब्रोकर डील। 2016 में इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाइज ब्रेक ऑफ कर दिए थे आफ्टर प्रोटेस्टर्स इन्वेडेड सऊदी डिप्लोमेटिक पोस्ट इन तेहरान आफ्टर सऊदी अरेबिया एग्जीक्यूटेड अ प्रोमिनेंट शियाइट क्लेरिक। अगर हम सऊदी अरेबिया और ईरान के कंफ्लिक्ट के बारे में बात करें तो एक्चुअली ये जो कंफ्लिक्ट है ये सुन्नी और शिया एक्सिस जो मिडल ईस्ट में है उसके वजह से है। ये अगर आप इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो मिडल ईस्ट रीजन है ये डिवाइडेड है बिटवीन शिया कंट्रीज एंड सुन्नी कंट्रीज। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ईरान हो गया, इराक हो गया और यमन हो गया। तो इसमें यहाँ पे इन कंट्रीज में शिया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, बाकी कंट्रीज में सुन्नी कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये एक्सेस है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड टॉपिक है हमारा बिम्स्टेक के बारे में, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर टू इंटरनेशनल के लिए रेलिवेंट है। नाउ इसमें न्यूज ये आई है कि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर will be inaugurated in India later this year. साथ में ये भी अनाउंस करा गया है कि बिम्स्टेक मैरीटाइम कॉपरेशन एग्रीमेंट which was endorsed by the 19th ministerial meeting held in March 2023 will be signed during the upcoming 6th summit in Thailand. अब बिम्स्टेक के बारे में हम ब्रीफली पढ़ लेते हैं। सो बिम्स्टेक के अंदर 7 कंट्रीज हैं, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो नाम से लग रहा होगा कि बे ऑफ बंगाल के सराउंडेड कंट्रीज ही हैं, बट नेपाल एंड भूटान जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इस ग्रुपिंग के 6 फोकस एरियाज हैं, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोन्स के बारे में, टू बी स्पेसिफिक साइक्लोन बिपरजॉय। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली अ डीप डिप्रेशन हैज इंटेंसिफाइड इनटू द साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय ओवर अरेबियन सी एंड ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने वाला है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइक्लोन्स जो हैं उनको काफी नाम से बुलाया जाता है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनको हरिकेन्स कहा जाता है इन द कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन। इनको टाइफून कहा जाता है इन द वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड इनको साइक्लोन कहा जाता है इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है? इट इज अ रैपिड रोटेटिंग स्टॉर्म originating over tropical oceans from where it draws the energy to develop. These winds blow counterclockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. Friends, cyclones को नेम कैसे करा जाता है उसके बारे में पढ़ लेते कि क्या क्राइटेरिया, क्या प्रोसेस है। Cyclones are named by the regional specialized meteorological centers and tropical cyclone warning centers. There are 6 regional specialized meteorological centers, that is RSMCs in the world, including the Indian Meteorological Department. तो ये जो बॉडीज हैं ये डिसाइड करती है क्राइटेरिया क्या है। The proposed name of a cyclone should be neutral to politics and political figure, religious beliefs, cultures and gender, and the maximum length of the name of cyclone will be 8 letters. तो ये क्राइटेरिया के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। और अगर हम ब्रीफली देखें कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं, सो हाई ह्यूमिडिटी एंड ओशन टेम्परेचर्स ऑफ ओवर 26 डिग्री सेल्सियस आर मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अगर हम स्टेप्स देखें, सो वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशन सर्फेस एंड कम्स इनटू कोल्ड कॉन्टैक्ट विद द मास ऑफ कोल्ड एयर forming clouds. This is followed by a column of low pressure developing at the center and then winds form around the column, and as pressure in the central column, that is the eye, weakens, the speed of the wind around it increases. तो ये साइक्लोन के फॉर्मेशन के की स्टेप्स है। इस इन्फोग्राफिक को आप मेंस आंसर में आप यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कखोखवा डैम। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 15 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए रेलेवेंट है। प्लेसेस इन न्यूज की फॉर्म में आ सकता है प्रीलिम्स में। तो ये डैम आपका ब्रीच हो गया है, ये डैम डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसकी वजह से फ्लडिंग हो चुकी है। रशिया ब्लेम कर रही है कि यूक्रेन ने इसको डिस्ट्रॉय करा है एंड यूक्रेन कह रहा है कि रशिया ने इसे डिस्ट्रॉय करा है।
सो इस डैम के बारे में बात कर लेते हैं. सो दिस डैम वाज बिल्ट इन 1956 ऑन द निप्रो रिवर एज पार्ट ऑफ द ककोक्वा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. दिस डैम सप्लाइज वाटर टू द क्रिमियन पेनिnsula which Russia annexed in 2014 and to the Zaporizhia nuclear plant जिसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था इस साल, which is also under Russian control. This dam can hold water equivalent to the Great Salt Lake in the US state of Utah. और इस डैम का आप मैप देख सकते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से इसके सराउंडिंग रीजन्स है, एंड जैसे मैंने आपको बताया कौन सी रिवर पे लोकेटेड है ये. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. ये आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 15 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 आपका इकोनॉमी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रेलेवेंट है. अभी उड़ीसा में बलासोर डिस्ट्रिक्ट में आपका रेल एक्सीडेंट हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है. ये क्या है? रेल सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है अंडर द रेलवेज एक्ट ऑफ 1989, यानी कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. It is headquartered in Lucknow in Uttar Pradesh and it was formed in 1961. बट जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इंस्टेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. ऑब्जेक्टिव यही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना है, इसी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को रिपोर्ट करती है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोसोवो रीजन के बारे में. ये टॉपिक कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे डिस्कस करा था. आज हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे दोबारा से आया. जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. तो यही कंट्रोवर्सी थी कि फ्रेंच ओपन चल रहा था जहां पे सर्बिया के जो चैंपियन टेनिस स्टार है नोवाक जोकोविक, ही रोट दैट कोसोवो इज हार्ट ऑफ द सर्बिया, सो स्टॉप द वायलेंस. सो कोसोवो के फैक्ट्स हम ब्रीफली एक और बार पढ़ लेते हैं. इट इज अ पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट इन द साउथ ईस्ट यूरोप. इसकी कैपिटल है प्रिस्टीना. इसके अगर की फीचर्स की बारे में बात करें सो यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो हैं Ekrost Mountain and Shar Mountains. The longest river of Kosovo include the White Drin, the South Morava and Ibar. और इसकी डेमोग्राफी के बारे में बात करें तो ये पहले सर्बिया का पार्ट रिकॉग्नाइज करा जाता था, फिर कोसोवो ने अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी थी और ये सेमी रिकॉग्नाइज स्टेट है जैसे मैंने आपको बताया. इसकी डेमोग्राफी के बारे में बात करें सो 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अल्बेनियन है, ओनली 6% ऑफ द पॉपुलेशन इज सर्बियन. और इसके अगर हम सराउंडिंग रीजन्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सर्बिया का ब्रेकअवे रीजन है एंड इट इज नाउ सराउंडेड बाय अल्बेनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया एंड नॉर्थ मैसेडोनिया. नेबरिंग कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में मैप फॉर्म में, तो आप इसे ध्यान रखिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 14 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड पेपर 2 सोसाइटी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है. नाउ पिछले कुछ सालों में जब भी पार्लियामेंट में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अपना डेटा पुट करती थी मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में, तो वो ये कहती थी कि हमारे देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड कोई भी डेथ नहीं हुई है. In fact, these deaths are attributed to hazardous cleaning of sewers and septic tanks. But now recently, Union Social Justice Ministry has said that only 508 out of 766 districts in the country have been declared manual scavenging free. तो इसी बैकग्राउंड में इस आर्टिकल्स में जो पॉइंट आए हैं और जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. इस आर्टिकल में नमस्ते स्कीम के बारे में मेंशन करा है. नमस्ते स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. ये स्कीम आपकी 2022 में लॉन्च करी गई थी एंड इस साल बजट में भी मेंशन करा गया था इस स्कीम के बारे में. इस स्कीम ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स को सबस्यूम कर लिया है. It is a central sector scheme, not centrally sponsored, of Ministry of Social Justice and Empowerment, and it is implemented in collaboration with the Ministry of Housing and Urban Affairs. पहले फेज में 500 अमृत cities will be taken up under the नमस्ते स्कीम. साथ में गवर्नमेंट ने और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट करने के लिए, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं. फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रीन्स प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1993. इट आउटलॉड मैनुअल स्कैवेंजिंग बट इट्स डेफिनेशन वाज लिमिटेड टू क्लीनिंग ऑफ ड्राई लैट्रिन्स. इसी शॉर्टकमिंग की वजह से प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013 इनैक्ट करा गया था. It also banned more hazardous forms of the practice such as manual cleaning, sewer and septic tanks, except in emergencies. Municipalities have to provide protective gear to manual scavengers in case they enter sewer and septic tanks. साथ में स्वच्छ भारत अभियान also talks about eradicating manual scavenging and dry latrines. And in fact, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपनसेशन स्कीम भी अनाउंस करी थी, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकली रेलेवेंट है. ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी द्वारका में लोकेटेड है एंड ये इसलिए न्यूज में है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक हॉस्टल ब्लॉक आपका इनॉग्रेट करा था
इस इंस्टीट्यूट में। ये क्या है? सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग आर्म ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2011। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रिलेवेंट है। फ्रेंड्स, मैंने कल के डेली पॉइंटर्स में आपको बताया था कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अंदर एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी गई है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, जिससे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ड इन दिल्ली ने टॉप करा है। तो इस बॉडी के बारे में पढ़ सकते हैं, हो सकता है इसके ऊपर अगले साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए। So it is India's National Institute for Agricultural Research, Education and Extension. It is based in Delhi and it is financed and administered by the Indian Council of Agricultural Research. And in fact, this organization was responsible for the Green Revolution in India in the 1970s. इसकी अब ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया, it is also known as पूसा इंस्टीट्यूट। अब इसे पूसा इंस्टीट्यूट क्यों कहा जाता है? ओरिजिनली ये इंस्टीट्यूट 1905 में एस्टैब्लिश करा गया था एट पूसा इन बिहार, with the financial assistance provided by Henry Phillips Jr., who was a friend of the then Viceroy of India, Lord Curzon. In 1911, it was renamed as Imperial Institute of Agricultural Research, and then in 1919, it was named as Imperial Agricultural Research Institute. बट उसके बाद वहां पे पूसा बिहार में एक अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से इसे दिल्ली रीलोकेट कर दिया गया था 1936 में। तो ये सीक्वेंसिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे याद रख लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज एंड जन औषधि केंद्र के बारे में। सो ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए ये रिलेवेंट है। न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड 2000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज टू ओपन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्रीज। अब हम प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में बात कर लेते हैं। सो दीज सोसाइटीज कॉन्स्टिट्यूट द लोएस्ट टियर ऑफ द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इन द कंट्री। दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट and other input services like seed, fertilizer and pesticide distribution to the member farmers. These societies are refinanced by NABARD through district सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। साथ ही में हम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो ये ध्यान रखना आप। दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड जेनरिक मेडिसिन एट अ वेरी लो कॉस्ट वाया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो eligibility criteria for individual applicants to open these kendra is to have a D Pharma or B Pharma degree. Any organization, NGO, charitable organization and hospital can apply for this by appointing the B Pharma, D Pharma degree holders. इस स्कीम के अंदर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, दिव्यांग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एक्स सर्विसमैन कम अंडर द स्पेशल कैटेगरी। एंड स्पेशल एरियाज के अंदर आते हैं आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हिमालयन माउंटेन रीजन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड आइलैंड्स। देयर इज एन एग्जेम्पशन इन एप्लीकेशन फी फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी एंड स्पेशल एरियाज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स के बारे में। ये टॉपिक आपका मिंट न्यूज़पेपर के ओपनिंग पेज पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ के लिए रेलेवेंट है। ये न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड द मैन्युफैक्चर, सेल and distribution of 14 fixed dose combination drugs citing no therapeutic justification. अब FDC है क्या? It is a cocktail of active ingredients used in fixed ratio in a single pill or syrup. इसके बेनिफिट ये हैं कि it can reduce the number of pills taken, improve adherence to therapy and bring down cost. But इसकी concerns ये हैं कि certain combinations can be incompatible with each other and it also has abuse potential. इसको abuse भी करा जा सकता है and साथ में it could also lead to antibiotic resistance in the population. FDCs using a new combination for the first time are deemed new drugs and hence require prior approval from the Drug Controller General of India, that is DCGI. And last topic हमारा आज का है procurement ceilings removed for तुर, उड़द एंड मसूर पल्सेस। ये टॉपिक आपका मिंट न्यूज़पेपर के पेज 2 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। सो नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिमूव्ड द प्रोक्योरमेंट सीलिंग्स ऑफ 40% फॉर तुर, उड़द एंड मसूर अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम ऑपरेशंस फॉर 2023-24। ये डिसीजन इसलिए लिया गया है टू एश्योर द प्रोक्योरमेंट ऑफ दीज पल्सेस फॉर फार्मर्स एट MSP विदाउट सीलिंग्स एंड दिस एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ दीज पल्सेस by the government at remunerative prices will help motivate the farmers to enhance the growing area in respect of these pulses. तो friends, ये आज के हमारे important topics थे. I hope you liked it. For more updates on current affairs, you can follow us on YouTube.
Instagram and Telegram. Thank you.